अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ा अहम इशू जो कि फरवरी से चलता आ रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पाकिस्तान में बंद है। शुरू में तो वजह भी नहीं पता चल रही थी कि क्यों बंद है, क्या वजह है, किसने बंद किया है। लेकिन जैसे ही अदालत में मामला आया तो कुछ ना कुछ क्लैरिटी बेशक बराए नाम लेकिन आनी शुरू हुई। और अभी रिसेंट एपिसोड उसकी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई, जब जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत को ये बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स मुल्की सलामती के लिए ख़तरा है, मुल्की नेशनल थ्रेट है और उसके ऊपर कुछ ऐसा मवाद शेयर किया जा रहा है या अपलोड किया जा रहा है जिससे मुल्की सलामती को ख़तरा हो सकता है। और इसी वजह से एजेंसीज़ के हुक्म पर एक्स पर पाबंदी है या एक्स को बंद किया गया है। अब एक तरफ तो ये मामला और ये मौक़िफ़ जिसके ऊपर बंदिश है एक्स की, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा रेलेवेंट और बहुत ही संगीन ख़तरा ये भी कि आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफ़त के ऊपर भी एक कदगन है जिसको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है और उसका मसला भी है। तो इस चीज़ को किस तरह से बैलेंस किया जाए, इस चीज़ के ऊपर किस तरह से काबू पाया जा सकता है, अपने तज्ज़ियाकारों के सामने ये सवाल रखते हैं सबसे पहले कि ऐसे वो क्या इक़दामात हों जिससे जो मनफी मवाद है उसकी भी रोकथाम हो सके और साथ ही साथ आज़ादी सहाफ़त या आज़ादी इज़हार राय के ऊपर भी कोई रुकावट ना आए। हम इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रही हैं महमूद सरफराज साहिबा, शहजाद इकबाल साहब, इरशाद भट्टी साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद, आपसे पहले सवाल करना चाहूँगी, क्या समझती हैं कैसे इक़दामात हों या क्या करना चाहिए कि ये मुमकिन बनाया जा सके कि इन दोनों चीज़ों के अंदर बैलेंस हो, और क्या ये मुमकिन भी है? देखिए लीना, जो सबसे अहम बात है, हमने पिछले कई सालों के अंदर, आप अगर पिछले 10 साल उठाकर देख लें, होता क्या है कि वो अकाउंट्स जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं, सहाफ़ियों के, ये मैं आम अकाउंट्स की बात नहीं कर रही, आम लोगों के अकाउंट्स की इतनी रीच भी नहीं होती, ये सहाफ़ियों के या जिनके अपने यूट्यूब चैनल्स भी होते हैं, वीलॉग भी होते हैं, फिर या वो बड़े चैनल्स में काम भी कर रहे होते हैं, वो पिछले आप अगर चंद साल उठाकर देख लें तो सबसे ज़्यादा उन लोगों ने फेक न्यूज़, हेट स्पीच या इंसाइटमेंट टू वायलेंस की है, इस तरह की खबरें देकर, इस तरह की बात कहकर कि जिससे एक्चुअली पिछले अगर आप 10 साल की मैं बात करूं तो मैं कहूँगी कि सहाफ़ियों को ज़्यादा उनकी ज़िंदगियां खतरे में डाली हैं। मीडिया हाउसेस के को उन्होंने टारगेट किया। आप डॉन को उठा के देख लें, डॉन लीक्स जिस तरह हुआ था, जियो जंग ग्रुप को देख लें, सहाफ़ियों को अगर आप देखें, आसमा शिराजी और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ झूठ पे मबनी गलत खबरें जो है ये या ट्वीट कर देते हैं या वीलॉग हो जाए या मीडिया के ऊपर आकर वो बात कर देते हैं और उसको ऐसे फैला दिया जाता है। अच्छा, जब ये चीज होती है तो हमने बरतानिया में तो देखा, चैनल्स भी बंद हो गए, उनके ऊपर जो है यानी कि जब एक्शन हुआ उनको करोड़ों अरबों रुपए के उनको फाइन्स भी देने पड़े, सब कुछ हुआ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड जारी है और मेरे ख्याल में उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम खुद जो सहाफ़ी हैं या ये जो सहाफ़ी तंजीमें हैं, हम लोग कोई ना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, ना हम कोई सेल्फ रेगुलेशन करते हैं, ना हम कंडेमनेशन करते हैं। आप मुझे बताइए कि जब ये बिल्कुल जब रियासत कोई एक्शन लेती है और तब हम कंडेम करते हैं, हमें करना भी चाहिए। यानी अगर पीका जैसा ड्रकोनियन कानून आएगा तो हम उसे कंडेम करेंगे, हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करेंगे। अगर एक्स बंद होगा तो हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करेंगे, हम उसके ऊपर बात भी करेंगे। लेकिन असल मसला ये है कि क्या हम खुद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? क्या हमने ये जो इस किस्म की इंसाइटमेंट टू वायलेंस हुई, इस तरह की झूठी खबरें फैलाई गई, जो जर्नलिस्ट पे अटैक हुए, मीडिया हाउसेस पे अटैक्स हुए, क्या हमने, या फेक न्यूज़ जब कोई जर्नलिस्ट फैलाता है, बात करता है, तो क्या हम उसका नाम लेके कंडेम करते हैं? हम उनके लिए तो बाहर आके जरूर खड़े होते हैं और खड़े होना भी चाहिए। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी अलीना कि अब ये बयानिया जो है ना, हम मेरे ख्याल में हार रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। आप देखें, इसी वजह से पहले ये जिस तरह ये पीका लेकर आया गया, गलत था। एक्स को बंद किया गया, बिल्कुल गलत था। पीएमडीए की बात हुई, बिल्कुल गलत। अब पंजाब हुकूमत बात कर रही है एक लॉ लाने की, बिल्कुल गलत होगा। वो भी आप देख लेना, मैं आपको भी प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि वो भी एक ड्रकोनियन किस्म का लॉ, और हम उसके खिलाफ भी अच्छा ना, माय क्वेश्चन इज, भट्टी साहब की तरफ लेके चलती हूँ। भट्टी साहब, क्या सिर्फ बताने लगी हूँ कि क्या करना चाहिए। जी, करना क्या चाहिए मेरे ख्याल में, जो हमारी सहाफ़ी तंजीमों को, जिस तरह आप देखें पीबीए है, सीपीएनई है, इन लोगों को खुद एक सेल्फ रेगुलेशन और ये चीजें इनको एक बनानी चाहिए, इनको एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए, इनको एक ये काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स बनानी चाहिए, जहां पर अगर इस तरह के, क्योंकि ये बात देखिए, ये फौजियों की या ये जजेस की या पॉलिटिशियंस की नहीं है, हम सहाफ़ियों की भी है। हमारी भी जिंदगियां खतरों में डाली गई, हमारी भी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जिस किस्म के अटैक किए गए, तो ये
आपको खुद करना है कि आप बनाए काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स, उसके अंदर आप एक प्लान ऑफ एक्शन बनाए। आप कहें ऐसी चीज होगी तो अगर ये जो है शख्स इस तरह की बार बार वायलेशंस होती हैं वो नहीं पेश होता, मेंबरशिप कैंसिल होगी या उसका। भट्टी साहब आप कहिएगा, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि इसका यही हाल है कि रेगुलेशन हो बॉडीज की, जो सहाफती बॉडीज हैं उनके लेवल के ऊपर, और सहाफ़ी आपस में ही इसको कंडेम करें? मुमकिन भी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो ये है कि क्या इसमें किसी को कोई डाउट है कि इसे रेगुलेट होना नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। फेक न्यूज़ होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। नफ़रत अंगेज़ मवाद नहीं होना चाहिए। तशद्दुद अमेज़ रवैये नहीं होने चाहिए। बोतान तराशी, इल्ज़ाम तराशी, पगड़ी उछालू प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। मुल्की मफाद के ख़िलाफ़, जजेस के ख़िलाफ़, आर्मी के ख़िलाफ़, साफ़ियों के ख़िलाफ़, किसी के ख़िलाफ़ झूठा या ज़ाती पर्सनल कोई चीज़ सोशल मीडिया पे होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो अब ये जो एक्स वाला बंदिश है, ये ट्विटर जो कल का ट्विटर और आज का एक्स है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जिस तरह की तुम रिपोर्ट उठा के ले आए हो, इससे बेहतर रिपोर्ट मेरा सेक्रेटरी बना सकता है। महज क्या सराइयों पर, मफरूज़ों पर तुमने ये एक्स बंद कर दिया है? क्या है तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन? कोई इंफॉर्मेशन है, कोई मालूमात है कि मुल्की मफाद के खिलाफ गया है? कुछ क्यों बंद किया है? किस लिए बंद किया? और फिर उन्हें यह कहना पड़ा कि यहां खड़े होकर तरले मिन्नतें कर रहे हो ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला को, और क्या मैं तुम्हारे सेक्रेटरी को बुला लूं? हर इदारे में बदनीति है, ये चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं। अब अगर ऐसी चीज़ों पर एक आप ट्विटर या एक्स बंद कर देते हैं जो महज कर क्या सराइयों पर, या महज इस बात पर कि तरीके इंसाफ का सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रांग है, तरीके इंसाफ वाले ट्विटर पर राब्ते में रहते हैं, वो पैगाम पहुंचाते फैलाते ट्विटर के ज़रिए हैं, तो क्यों ना ट्विटर बंद कर दिया जाए? या इस नीयत से कि ज़रा देखें तो सही कि सोशल मीडिया पर जब कल पाबंदियां लगाएंगे तो कोई ये हलचल मचेंगे। एक्स बंद कर दिया, सारों ने VPN से शुरू कर दिया, और सारों ने उन्होंने कहा कि नहीं ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कल को यूट्यूब भी मुल्की मफाद के खिलाफ हो जाएगा, परसों को फेसबुक हो जाएगा, तरसों को इंस्टाग्राम हो जाएगा, तरसों को हम महमल साहबा की वो सारी जो है वो काउंसलें बना के बैठे होंगे, कोड ऑफ कंडक्ट हम बनाते रहेंगे, लेकिन आज़ादी इज़हार राय नहीं होगी। भट्टी साहब वो तो कह रहे हैं ना, जो कल उन्होंने बयान दिए वो तो उसमें कह रहे हैं मुल्की मफाद के खिलाफ, वो वैसे PTI के खिलाफ नहीं कह रहे, और दूसरे वो जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं एजेंसीज ने बंद करवाया। जी कोई झूठ नहीं होना चाहिए, कोई मुल्की मफाद के खिलाफ नहीं होना चाहिए, किसी के खिलाफ जाती नहीं होना चाहिए। लेकिन ये चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं? क्या सराइयों पे बंद है ये और मफरूजों पे बंद है? सर वो तो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं ना, वो तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो काफी दिनों से रिपोर्ट मांग रहे हैं, एक मुरव्वजा रिपोर्ट नहीं उनको मिल रही है। उन्होंने कहा मुझे बताएं कि दुनिया में क्या होता है क्या नहीं होता, बड़ी डिटेल उन्होंने। लेकिन एक चीज ना सर, ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि एजेंसियों ने कहा है बंद कर दो। उन्होंने कहा क्यों कहा है? उन्होंने कहा ये रिपोर्टें, उन्होंने कहा ये तो क्या सराइयां हैं, मफरूजों पर है। तो अब आपकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक आप बता रहे हैं कि PTI के खिलाफ किया जा रहा है? नहीं, मैं भी एक अपने तजिया क्या सराई कर रहा हूँ ना, रिपोर्ट नहीं, खबर नहीं त्याज आई कि किसी का अगर फॉर एग्जांपल किसी जमात का सोशल मीडिया या आपको जाती तौर पर किसी से कोई है तो वो बंद तो कोई उसकी हाल नहीं है ना कि पाबंदी लगा दो। रेगुलेट करें, बिल्कुल करें। एक बात कर दूं, बहुत मुख्तसर महमल। देखिए अलीना, आपको याद होगा जो हमारा स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हुआ था, उस वक्त PCB ने कोई एक्शन नहीं लिया था उन क्रिकेटर्स के खिलाफ जिनके ऊपर इल्जाम लगे, बल्कि डिनाई किया और उन्हें डिफेंड किया, ठीक है ना। उसके बाद जब वो सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, हर चीज हुई, वो पकड़े गए, उनको सख्त सजाएं भी मिली, ठीक है। उसमें ICC भी फिर इन्वॉल्व हो गई थी। बात ये, मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि जर्नलिस्ट बॉडीज को, जर्नलिस्ट यूनियंस को, जर्नलिस्ट को खुद सेल्फ रेगुलेट, और इन जो ये काली भेड़े हमारे बीच हैं इनका नाम लेकर इनको कंडेम भी करना चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए। क्योंकि जब हुकूमतें आती हैं वो बिल्कुल वो इतनी ड्रैकोनियन चीज करती हैं, वो तो इतनी पीका जैसी चीज होगी, एक्स बंद हो जाएगा हमारा, वाकई मज़हर अब्बास साहब आपकी इसके ऊपर क्या राय है? नहीं मैं चाहती, मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमें खुद सोचना चाहिए। ठीक है महमल, आपका मौक़िफ़ आ गया। ओके महमल आ गया। मज़हर साहब देखिए, सारी चीज़ें मौजूद हैं, हर किस्म की डॉक्यूमेंट मौजूद है, हर किस्म की डॉक्यूमेंटेशन करके देख लिए। कम से कम पिछले 5 साल में 4 या 5 इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनको ज़ाती तौर पे मैंने वो डॉक्यूमेंट्स भेजी हैं कि अगर आप इस मुल्क में प्रॉपर लेजिस्लेशन रेगुलेशंस करना चाहते हैं
तो आप कर सकते हैं। ये चीज़ें मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, उस फैसलों के नतीजे में बनने वाली रिपोर्ट्स मौजूद हैं। मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन पे एक कॉम्पैक्ट रिपोर्ट मौजूद है जावेद जब्बार और जस्टिस नासिर असलम जाहिद की। डिफेमेशन लॉ को बेहतर करने के लिए आपको कोई किसी लॉ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उस 2002 के जो लॉ है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। पैका जो है, पैका हमारे किसी पार्लियामेंटेरियन ने नहीं पढ़ा। पैका ड्रेकोनियन लॉ नहीं है, इसको बदकिस्मती से इस मुल्क की पार्लियामेंट ने पास किया है, तो इसलिए कि उधर पार्लियामेंटेरियन ने पढ़ा ही नहीं कि पैका में क्या लिखा था। उसके बाद फवाद चौधरी साहब आए, वो और भी ज़्यादा सख्त पैका जो है वो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो चीज़ें मौजूद हैं, कोई करना चाहता है इस मुल्क में, नहीं करना चाहता। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ डिसइंफॉर्मेशन रही है हमेशा से। इसकी क्या ज़रूरत है पाकिस्तान में? तो चीज़ें ये है कि जर्नलिस्ट लेवल पे सारी रिकमेंडेशंस मौजूद हैं, चाहे वो पैमरा के हवाले से हों, चाहे वो डिजिटल मीडिया के हवाले से हों। चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए आपकी विल की ज़रूरत है। हमारी यहाँ हुकूमत फिर सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं है, सिर्फ जुडिशरी का मसला नहीं है। आप बैठें और तय करें कि फेक न्यूज़ कौन फैलाता है। आप बैठें और तय करें कि पाकिस्तान में मीडिया को इनडायरेक्टली कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन डायरेक्शन देता है, उसको आप कैसे रोकेंगे, उन चीज़ों को कैसे रोकेंगे। तो सबसे पहले जो मीडिया स्टेक होल्डर्स हैं वो एक प्रॉपर ड्राफ्ट बनाएं, अगर बनाना चाहते हैं। चीज़ें मौजूद हैं हुकूमत की सतह पर, जुडिशरी की सतह पे। अब चीफ जस्टिस की बात की, सर वैसे बनाया भी गया था ना अभी पिछले दिनों, जब हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और फवाद चौधरी साहब ने सारा किया था, तो बड़े प्रपोजल्स भी आए थे, बड़ी उसको किया भी गया था ड्राफ्ट में। शहजाद इकबाल साहब, आप कहिएगा दुनिया में क्या मिसालें हमें नजर आती हैं इससे मुतल्लिक, जरा वो भी हमें बताइएगा। हमने देखा जवाब दे होते कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म्स पे, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म्स पे, क्या यहाँ पर उस तरह से कुछ अडॉप्ट किया जा सकता है, या फिर व्हाट इज योर सजेशन? अलीना, एक तो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया है कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, जो एक्स वेबसाइट है या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अब से 6 घंटे पहले इस वेबसाइट को, इस एप्लीकेशन को वजीर आजम पाकिस्तान ने भी इस्तेमाल किया है, जिसमें उन्होंने ट्वीट किया था 4 अप्रैल के हवाले से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल के जो फांसी का केस था उस हवाले से। तो यानी कि क्या उन्होंने कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट में इजाफा कर दिया है ये पोस्ट करके? और पहले तो सवाल ये बनता है कि क्या वो भी गैर कानूनी तरीके से, मतलब मुल्क का वजीर आजम इस पर गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है एक्स, क्योंकि अब तो ये ऑफिशियली कह दिया गया है ना कि इसको हमने बंद कर दिया है। तो वीपीएन इस्तेमाल करके शहबाज शरीफ साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कौम को क्या आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप कौम को ये कह रहे हैं कि हमने ऑफिशियली बंद किया हुआ है, लेकिन जिसके पास वीपीएन की सहूलत है, जिसके पास इतनी अकल है, वो वीपीएन लगाए और मेरी तरह वो इस्तेमाल करना शुरू कर दे एक्स। मतलब ये मैसेजिंग हम दे रहे हैं। मेरे ख्याल से हम दो एक्सट्रीम्स के बीच में फंस जाते हैं। एक तरफ जब आपने बंद करना होता है तो आप उसको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दे देंगे और उसके हवाले से कोई एविडेंस भी नहीं देंगे। अगर आपने किसी को रोकना होता है तो आप सहाफी के ऊपर एफआईए का पर्चा कर देंगे, आप उसको उठा लेंगे, इल्जाम साबित होने से पहले गिरफ्तार कर लेंगे। आप उस एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, या फिर आप टीका जैसे कानून बनाने लगते हैं। और एक तरफ जो दूसरा एक्सट्रीम है वो ये कहता है कि हमें खुली आज़ादी होनी चाहिए, चाहे हम फेक न्यूज़ फैलाएं, चाहे हम झूठ बोलें, चाहे हम नफरत अंगेजी फैलाएं, लेकिन आज़ादी इज़हार राय के तहत हमें इस चीज़ की इजाज़त होनी चाहिए। अगर आप हमें पकड़ेंगे तो फिर हम कहेंगे देखें मीडिया इस मुल्क में आज़ाद नहीं है। ये दो एक्सट्रीम्स इस वक्त चल रहे हैं और इसको यकीनन रेगुलेट करने की ज़रूरत है। एक जो मेमन ने बात की, मेरे ख्याल से बिल्कुल मुनासिब बात है। अब क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे कुछ लोग तो जो जर्नलिस्ट नहीं हैं, उनके 100, 200, 1000, 2000 या ट्रोल्स भी हैं, कुछ हज़ार फॉलोवर हैं, वो अगर फेक न्यूज़ फैलाते हैं तो उसके लिए तो आपको लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। लेकिन जो सहाफ़ी जब फेक न्यूज़ फैलाते हैं तो उसकी मेरे ख्याल से अकाउंटेबिलिटी हमें खुद करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं इसको इनिशिएट करना पड़ेगा। जो मुख्तलिफ फोरम्स हैं वो ठीक है रिकमेंडेशन दे देते हैं, वो तजावीज़ दे देते हैं, लेकिन अब उनको भी जैसे मेमन ने कहा कि कोई काउंसिल ऑफ कॉमन कंप्लेंट्स बना के उनको कंप्लेंट्स लेके सुनना चाहिए, इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता कि आप उनको खुली आज़ादी दे दें और कोई भी अगर सहाफ़ी गिरफ्तार हो तो ठीक है, आप उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ ज़रूर एहतजाज करें, लेकिन जो उसने गलत किया है उसकी निशानदेही भी होना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से एक तरीका ये, दूसरा लेजिस्लेशन भी बिल्कुल बन सकती है, लेकिन हमारे यहाँ फिर वही मसला होता है कि आप क्रिमिनल लेजिस्लेशन की तरफ जाते हैं कि इसको पकड़ लो, 6 महीने अंदर कर दो, 2 साल अंदर कर दो। आप सिविल लॉज बनाएं, ऑफकॉम वगैरह की मिसाल हमारे सामने, पाकिस्तान में कितने सारे चैनल्स हैं जिनके ऊपर हर्जाना हुआ है, हर्जाना पे करना पड़ा है। ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो हमारे यहाँ शायद ऑपरेट कर रहे थे, जो आपको पता है कुछ एंटी जो पाक फौज यूट्यूब चैनल इस वक्त चल रहे हैं,
यहाँ पे होते तो क्या होता कि उनको उठा लिया जाता, गायब कर दिया जाता, नॉर्दर्न एरियाज लेके चले जाते। लेकिन बरतानिया में बैठ के क्योंकि वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या किया, उसका जो यूट्यूब चैनल है वो कानूनी तौर पे बंद किया गया, क्योंकि ये साबित किया उन्होंने कि यार ये जो है नफरत अंगेजी फैला रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो सिविल लॉज है उनकी बड़ी ताकत होती है, उसको आप इस्तेमाल करें, करना चाहिए, अच्छा, उनको बनाना इंडिया चाहिए। ने ये किया हुआ, लेकिन इंडिया ने बड़े जोर जबरदस्ती की बुनियाद पे किया हुआ है। वहां पे भी ये मसला है कि मोदी के खिलाफ कोई बात करता है तो वो फौरन कंप्लेन करते हैं ट्विटर को, उसका अकाउंट ब्लॉक करो। लेकिन ये तरीका तो नहीं हम ऑब्वियसली अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन जहां पे आपको लग रहा है कि जेन्युइनली कोई हेट स्पीच हो रही है, तो आप इसका फोरम जो है ट्विटर को कंप्लेन करके इसको बंद करवा सकते हैं। ठीक है, लेजिस्लेशन का मेरा मसला लेजिस्लेशन का ही है। कमीशन का कॉन्सेप्ट ही यही था कि मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन में हर इंडिविजुअल, चाहे वो जर्नलिस्ट के खिलाफ कंप्लेंट करने जाए या किसी के खिलाफ, इंडिविजुअल के खिलाफ वो हो सकती थी। ठीक है, आप एक्शन ले सकते थे। वो उसका अगर कॉन्सेप्ट आप देखें, अगर आप कहें तो मैं आपको भेज देता हूँ। और सर कुछ करना पड़ेगा। अब वैसे भी सारा जमाना तो VPN लगा के सब कुछ कर रहा है, तो इस तरह की पाबंदियों से क्या कुछ हासिल भी होता है या कोई फायदा भी होता है, ये भी सवाल है मेरा। बट हम आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ क्लैरिटी मिलेगी, हमें ट्रांसपेरेंसी मिलेगी हुकूमत की तरफ से भी। लेट्स टेक अ ब्रेक, उसके बाद कुछ सियासी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। इशारा दिया गया है ऑपोजिशन की तरफ से, खासकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, कि एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनने जा रहा है। इसका थोड़ी सी हमें रेलेवेंस यहाँ से भी मिलती है कि गुज़श्ता रोज़ एक मीटिंग हुई मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान में, जिसमें मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, जमात इस्लामी, BNP मेंगल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PK मैप शामिल थे। और वहाँ पर कुछ एहतजाज से मुतल्लिक बात हुई और ये इशारा दिया गया कि ईद के बाद भरपूर तौर पर एक एहतजाजी मुहिम या तहरीक शुरू करने जा रहा है ये ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस, और इसके तहत जल्द से जुलूस होंगे, एहतजाज होगा, जो मुबैना धांधली की शिकायत हैं उसके ख़िलाफ़, कॉन्स्टिट्यूशन और जमहूरियत के हक़ में और उसकी बालादस्ती के लिए ये सब कुछ करने जा रहे हैं, अपेरेंटली ये कहा जा रहा है। इसके साथ साथ जमा खातिर ये भी कि जमातें जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े है उसने भी एहतजाज का ऐलान कर रखा है, और बल्कि वो तो कहते हैं कि एहतजाजी धरना दिया जाएगा ईद के बाद। तो क्या सूरत, क्या हैयत निकल के आ सकती है, क्या मकसद हो सकता है, और क्या रेलेवेंस और गुंजाइश निकलती है इस मरहले पर इस तरह के एहतजाज की? तमाम तर सवाल अपने तजियाकारों के सामने रखते हैं। इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा सबसे पहले कि ये जो ग्रैंड अलायंस है, कौन कौन जमातें इसमें शामिल होंगी? क्योंकि अब से कुछ देर पहले वज़ीर इत्तलात साहब ने कहा कि ये तो अभी पता ही नहीं चल रहा कि ग्रैंड अलायंस कहा तो जा रहा है, बट सारी जमातों की, अपोजिशन की इसको हिमायत होगी भी या नहीं होगी, किस तरह से वर्कआउट करेगा। और ऑफ कोर्स इस तरह के माहौल में एहतजाज वगैरह की खुली छूट होगी भी। ये जो आखिरी 2 जुमले हैं मैडम शेख, इससे मुझे एक मरतबा फिर साबित हो गया है कि आप आम इंसान नहीं हैं। अच्छा, आप बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग और हस्ती हैं, और मैं आपको सलाम दोनों हाथों से इन बरकत लम्हों में आखिरी अशरे में पेश करता हूँ। मैडम शेख, वज़ीर इत्तलात कहाँ का है? हाफिज़ाबाद का। और आपने सवाल किससे पूछा है? हाफिज़ाबाद से। यानी जो सवाल की बुनियाद कौन है? हाफिज़ाबाद। और सवाल की गुत्थी कौन सुलझा रहा है? और हाफिज़ाबाद। मैडम शेख, हाफिज़ाबाद को सलाम। आपका ये एक बड़ा मज़े का एक तहरीक का मकसद और अफादियत मेरे ख्याल से इंटरटेन करना, आवाम को सस्ती तफरीह मुहैया करना, वर्जिश करवाना, ट्रेनिंग करवाना, आवाम को जागते रहना, ये तो था मैडम शेख इसका। और एक इसी पे ही रिलेटेड एक शेर याद आ रहा है, मेरे बाजू पे सर रखा उसने और तकियों ने इज्तिजाज किया। या इससे ज़रा मज़े का शेर और सुन लिए, मसला कोई भी नहीं समझा और बहुत सो ने इज्तिजाज किया। तो अब आ जाएं ऑन सीरियस नोट मैडम शेख, चूंकि आपने बड़ा आखिरी जो 2 लफ्ज बोलकर मेरा सारा शेर कहाँ से आया है ये मुझे नहीं, इसकी मुझे रेलेवेंस ही नहीं समझ आई। तकियों ने क्या थैंक यू कहाँ से लेके आते हैं? कुछ भी, कुछ आवाम पे भी, कुछ नहीं, कुछ भी छोड़ दे। हाँ, थैंक यू। तो मैं लेकिन चूंकि जो आपने आप शेर पे, ये पहले जो सवाल था उस पे ये मेरा था, लेकिन आपने आखिरी 2 जुमले जो बोले हैं ना, 2 लफ्ज, उसने महफिल लूट ली। आज के इस पूरे इस मंथ की महफिल लूट ली है। अब है कि मकसद है मैडम शेख इसका जो अभी तक है मैंडेट, मैं खुद परेशान हो गई हूं। मकसद है जो मैंडेट चोरी है, मखसूस नशिस्तें ना मिलना है, पर्चे मुकदमे जेलें हवालाते हैं,
पार्टी बहाली, पार्टी सिंबल, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, 6 जजेस खत और रेलिवेंट रहना। अफादियत क्या होगी? रेलिवेंट रहेंगे, आवाम को जगाए रखेंगे, हुकूमत को मुश्किल में रखेंगे, और बैक डोर पर जो चीज़ें चल रही हैं उसमें वज़न रहेगा कि सड़कों पे रहेंगे। वो मरियम नवाज़ साहबा का एक जुमला था कि मज़ाहमत होगी तो मफामत होगी, तो मज़ाहमत होगी तो मफामत होगी। और जो आपका है वज़ीर इत्तलात साहब का, जी महमूद खान अचकज़ई साहब को आगे किया जा रहा है। अभी तक इत्तलात के मुताबिक 5 जमातें इस वक्त तक इकट्ठी हो चुकी हैं। मौलाना साहब असूली तौर पर रजामंद हो गए हैं कि वो धांधली पर, और क्योंकि मौलाना साहब को भी चाहिए भाव ताव बढ़ाने के लिए, रेलिवेंट रहने के लिए और अपने वापसी के लिए एक रास्ता खोलने के लिए वो राज़ी हो गए हैं। वो पहले बकौल तरीके इंसाफ वो पहले शामिल होना चाहते थे पहले मरहले में, लेकिन अब पहले मरहले में जमात इस्लामी, MWM, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल अवामी पार्टी, तरीके इंसाफ ये, और सेकंड अचकज़ई और जमात इस्लामी आगे, तरीके इंसाफ पीछे होगी। और सेकंड फेज़ में मौलाना साहब, GDA और ये शामिल हो रहे हैं, और ये भरपूर इhtजाज करेंगे जब तक ये इhtजाज कर सकते हैं। अब आ गया वो जो 2 जुमले, खूबसूरत जुमले, बैक डोर पे मैडम शेख, कैरेट एंड स्टिक वाला माहौल है, और उम्मीद है कि अच्छे बच्चों की तरह इhtजाज होगा भी तो अच्छे बच्चों की तरह होगा इस वक्त तक, क्योंकि हमारे यहाँ मुल्क में एक लम्हा लगता है, हालात बदल जाते हैं। आज की मैं बात कर रहा हूँ, तो कोशिश होगी कि बहुत ज़्यादा कुछ सड़कों पर ना आया जा सके या माहौल ना ख़राब किया जा सके। IMF है, मुआशी बुरान है, सियासी बुरान है और दहशत गर्दी की लहर है। तो बैक डोर पे भी हो रहा है, फ्रंट पे भी हो रहा है, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन महफिल आपने लूट ली है। अभी तक तो मौलाना साहब उनके साथ नहीं जुड़े हुए, आपको लगता है साथ जुड़ जाएंगे? जी मैं आपको ये एक मीटिंग की मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त आज तक की मैं बात कर रहा हूँ कि मौलाना साहब पहले फेज में शामिल होना चाहते थे, यानी असूली तौर पर कि एक 1 पॉइंट एजेंडे पर धांधली में वो इकट्ठे होना चाहते थे, लेकिन तय ये पाया कि सेकंड फेज में मौलाना साहब आएंगे, और मौलाना साहब और तरीके इंसाफ के दरमियान महमूद खान अचकज़ई हैं जो ये सारा कुछ करवा रहे हैं। तो लिहाजा ये सारा कुछ तय हो गया और ईद के बाद हो गया। तो हर एक बंदे के अपनी अपनी चीज़ें हैं, और वो चीज़ें उनको लग रहा है कि इस वक्त तरीके इंसाफ को लग रहा है कि उनके साथ मिलना ज़रूरी है, और उनको लग रहा है तरीके इंसाफ के साथ मिलेंगे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा चलिए मेहमान, JUIFA का, तहरीके इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कुछ हद तक समझ आता है, बाकी सारी पार्टीज़ शामिल होंगी साथ, और क्या ये उस तरह से जिस तरह से ग्रैंड अलायंस की बात की जा रही है, एहतजाज में भी वो हमें नज़र आएगा? एक टर्म बड़ी यूज़ होती थी, दमादम मस्त कलंदर। देखिए लीना, बात यह है कि हमने देखा है पाकिस्तान में अब तक तो कि किसी भी पब्लिक मूवमेंट से गवर्नमेंट्स तो नहीं गिरती। बेशक हमने देखा वो 126 दिन का धरना था, उसके अंदर हालांकि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट भी साथ थी, लेकिन हुकूमत तो नहीं गिरी थी। तो उसके अलावा हमने मौलाना फजलुर रहमान का भी पुराना धरना इमरान खान साहब के दौर का उठा के देखते हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इन लोगों की भी अगर आप प्रोटेस्ट देख ले तो इन चीज़ों से तो गवर्नमेंट जो है वो नहीं गिरती। और PTI, जहाँ तक मौलाना की बात है तो ये बात दुरुस्त है कि वो एक हद तक तो शायद आगे जाएंगे, लेकिन वो शायद यही है कि कोई गुंजाइश निकल आए किसी डील की या इस तरह की चीज़ की, वो इतना आगे नहीं जाएंगे PTI के लिए कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है। और जहाँ तक PTI की बात है तो इमरान खान साहब जब तक जेल में हैं तो क्या PTI की कैपेसिटी है इतनी कि वो कोई ऐसे बहुत बड़ी प्रोटेस्ट मूवमेंट निकाल सकते हैं? वो 126 दिन की तो खान साहब बाहर थे, वो उन्होंने की थी। लेकिन एक चीज मैं लीना ये जरूर कहूंगी कि देखिए मेरे ख्याल में ये ठीक है, जरूर बनाए ग्रैंड अलायंस, प्रोटेस्ट भी इन लोगों का हक है, जरूर करना चाहिए अगर वो करना चाहते हैं, एक जमहूरी तरीके से, जमहूरी अंदाज से करे, ऐसे नहीं ये दूसरों की जिंदगियां जो है उसके अंदर मसले हैं। लेकिन सियासतदानों को एक चीज समझनी चाहिए कि असल जो जगह है जहां पर वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, जहां पर वो रियल टाइम में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, असल मतलब के साथ जो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जहां पे वो प्रेशर डाल सकते हैं, वो है पार्लियामेंट। और इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन के जो नंबर्स है, यानी कि आप PTI के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आपने कह लें, PTI कह लें, उनके जो नंबर्स है वो बहुत ज्यादा है।
तो अगर उन्होंने असल में कोई हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालना है, असल को उन्होंने सिस्टम के अंदर चीजें तब्दीली लानी है, तो वो पार्लियामेंट के थ्रू होगा। इवन इमरान खान साहब की गवर्नमेंट भी जो थी वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थ्रू पार्लियामेंट ही आया था ना, सिस्टम के थ्रू आया था, यानी कि इनकी प्रोटेस्ट मार्चों से तो नहीं गिरनी थी हुकूमत, बेशक एस्टैब्लिशमेंट साथ होती ना होती। और अभी तक तो खैर ये भी लग रहा है ऐसा कि कोई ऐसी भी चीज नहीं है कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के भी कोई मामलात खराब हुए हों, कि कोई इस तरह का भी प्रेशर है या कोई चीज हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई ग्रैंड लाइन्स बनाने से या इस तरह प्रोटेस्ट करने से कोई अभी मतलब फिलहाल ये जो अभी आने वाले चंद माह इसके अंदर कोई चीज कुछ हासिल हो सकता है। लेकिन आई डू थिंक कि इनको ये समझना चाहिए कि पार्लियामेंट का रास्ता ही इख्तियार करना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के जो ये कर सकते हैं इनको जरूर करना चाहिए, क्योंकि दैट्स अ डेमोक्रेटिक वे आल्सो। शहजाद, क्या आप इत्तेफाक करते हैं? मैं इस बात से तो बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं जो महमल ने कहा कि धरने माजी में भी होते रहे, चाहे वो तहरीक इंसाफ का हो, JUIF का हो, या इवन जब हमने देखा था कि PDM बनी थी और उस वक्त उन्होंने एहतजाज किया, तो उससे हुकूमतें तो नहीं गिरती, बल्कि मैं एक कदम आगे जाके ये भी कहना चाहूँगा कि इस तरह हुकूमतें गिरनी भी नहीं चाहिए। जो आईनी तरीका है, जो कानूनी तरीका है, बहरहाल जो सीटें वापस लेनी, अगर तहरीक इंसाफ ने उनका क्लेम है कि मुबैना धांधली हुई है, तो वो तो कानूनी तरीके से होगा, चाहे वो ट्रिब्यूनल्स हों या दूसरे फोरम्स हों। धरना दे के एहतजाज करके वो तो हुकूमत को नहीं गिरा सकते। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब आप एहतजाज करते हैं, धरने देते हैं, तो उससे आप प्रेशर क्रिएट करते हैं कि अगर कोई चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, मामला बेहतर नहीं हो रहे हैं, तो उस पर आप एक दबाव अपना ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मुझे नहीं लगता कि वो माहौल है जिससे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकेंगे। ये बात दुरुस्त है कि ऑपोजिशन का जो एहतजाज है वो होना है, उनका हक है, वो जमहूरी अपना राइट ज़रूर इस्तेमाल करें। बट अगर प्रैक्टिकली आप मुझसे पूछें कि उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट इस वक्त नहीं नज़र आ रहा है। एक वजह तो महमल ने बताई कि इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो जेल में हैं, वो बाहर होते हैं तो ऑब्वियसली जो मोबिलाइजेशन है, मूवमेंट जो होती वो ज़्यादा बड़ी हो सकती थी, तो वो तो इस वक्त होती भी नहीं नज़र आ रही, क्योंकि PTI में वैसे ही जो इस वक्त आप देखें बहुत बड़ा एक वैक्यूम है, कोई इतना पॉपुलर लीडर नहीं है कि जो अवाम को वो निकाल सके और एक लंबे अरसे के लिए निकाल सके। दूसरा, जो JUIF का साथ चलना है वो भी मुझे ज़्यादा मुमकिन नहीं नज़र आता। हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए एक हो जाए, लेकिन जो JUIF का क्लेम है धांधली में वो है ही खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर, और वहाँ पे सबसे जो लार्जेस्ट पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इनफैक्ट आपको याद होगा जब ये वफ्द जाके मिला था मौलाना फजल रहमान साहब से, और अगले दिन मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद आके ये बताया कि मैंने तो शिकवा किया है कि हमारे साथ जो धांधली हुई उसके बेनिफिशरी आप लोग हैं, यानी कि उसमें असद कैसर और दीगर जो जब उनसे मिलने गए थे तो वो कह रहे हैं बेनिफिशरी तो आप लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मौलाना साहब के जो ग्रीवेंसेस हैं वो जो है तहरीक इंसाफ से के साथ रह के पूरे हो सकते हैं। हो सकता है वो कहीं गुंजाइश ऐसी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दोबारा हुकूमत का हिस्सा बन जाए, क्योंकि आपने देखा ना इतना शोर वो मचाते रहे, लेकिन जब सेनेट के इंतखाबात आए तो उन्होंने सीट एडजस्टमेंट की है पीपल्स पार्टी के साथ बलूचिस्तान में, तो वही असेंबलियां हैं जिन्होंने सेनेटर मुंतखब कर रहे हैं। तो जब आपने सेनेटर मुंतखब करवाना हो तो पीपल्स पार्टी के साथ आप मिलकर अलायंस ही बना लेते हैं, लेकिन फिर आप ये कहते हैं कि असेंबलियां जाली है और ये तमाम लोग रिगिंग से आए। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ये अलायंस जो है एक साथ चल सकेगा, बहुत ही अननेचुरल अलायंस है। हो सकता है वक्ती तौर पे एक हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक दूसरे के साथ रह के एहतजाज नहीं कर सकेंगे। तो मुझे एहतजाज का इनको हक है, करें। जो धांधली जिस पर मैं कई मरतबा बात कर चुका हूँ कि बहुत सारी चीजें जो इश्यूज हैं, जो सवालात उठ रहे हैं वो दुरुस्त भी लगते हैं, तो उसकी छानबीन जरूर होनी चाहिए। अच्छा, हम सिर्फ JUIF की बात करें, यकीनन उनके पास स्ट्रीट पावर, इसलिए उनको खातिर में रखना भी चाहिए, बट जमात इस्लामी जो साथ बैठी है वो भी उतनी नहीं तो कम भी नहीं, तो उनको हम क्या एक अच्छा अलायंस पार्टनर कह सकते हैं, और वो कब तक इनके साथ रह सकते हैं? देखें अलीना, कितना टाइम ये सड़कों पे रह लेंगे? जमात इस्लामी हो या JUIF हो या दीगर पार्टी जो जुड़ रही हैं, वो रिलेटिवली छोटी पार्टीज हैं। मैं पार्लिमानी नंबर्स के लिहाज से बात कर रहा हूँ। उनकी स्ट्रेंथ पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM उन जमातों जितनी नहीं है, और वो सारी इस वक्त हुकूमत में है। तो हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए जलसा करना हो, एहतजाज करना हो, आपको स्ट्रीट पावर नजर आ जाए, लेकिन मेरे ख्याल से कलेक्टिवली वो इतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकेंगे। और ये बात दुरुस्त है, महमल ने बिल्कुल ठीक कहा कि पार्लियामेंट में एहतजाज करना चाहिए। इसीलिए मैंने कुछ अर्से पहले ही कहा था कि इस मरतबा तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है वो मुख्तलिफ है। पहले जब वो कहते थे कि कियोस चाहिए, सड़कों पर रहना है, असेंबलियों से इस्तीफा देना है, असेंबलियां तहलील करनी है, इस मरतबा वो सियासत नहीं कर रहे। शायद उन्होंने अपनी गलती से सबक सीखा है कि गौहर खान साहब ने तो आज बयान भी दे दिया ना कि हम फ्रैक्शनल सियासत नहीं चाहते, हम लोग पार्लियामेंट में रह के ही करेंगे, पार्लियामेंट से बाहर नहीं जाएंगे। बट मज़र साहब, सवाल ये भी उठता है पूरी डिस्कशन से
कि क्या वाकई में जो सामने इश्यूज़ हैं यकीनन वो बड़े रेलेवेंट है, जैसे इंतखाबी धांधली के ऊपर प्रोटेस्ट करना, या फिर लेट्स से एक अदलिया के ऊपर उन्होंने अपना स्टांस लिया हुआ है, जो 6 जजेस ने ख़त लिखा, बट कहीं ये सिर्फ फसाड तो नहीं है? कहीं इसके पीछे जो सबसे पहले भट्टी साहब ने बात की कि कहीं ना कहीं वो प्रेशर क्रिएट करना मुफाहमत के लिए, कहीं ना कहीं ये प्रेशर बिल्ड करना कि हमारे लिए स्पेस बनाई जाए, ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, JUI की तरफ से, ये तो नहीं असल मामला, मकसद? देखिए, इसमें असल में कोई भी तहरीक होती है ना, उसमें जान उस वक्त पड़ती है जब हुकूमत का रद्दअमल, अगर हुकूमत का रद्दअमल ऐसा होता है कि किसी जलसे जुलूस को ज़ोर ज़बरदस्ती से रोका जाए, तो आम तौर पे वो तहरीक कहीं ना कहीं जान पकड़ जाती है। अगर हुकूमत ने अलाउ किया कि जी जलसा करना है जलसा कर लें, कोई रैली निकालनी है रैली निकाल लें, वहाँ तक अगर बात रहती है, तो पहली चीज़ ये है कि जो जिस तरह की जमातें हैं जो इस अलायंस का हिस्सा हैं, उसमें 2-3 जमातें ऐसी हैं जिनके पास एजिटेशनल पॉलिटिक्स की कैपेबिलिटी है। स्ट्रीट पावर के लिहाज से जमात इस्लामी ले लें, आप JUI ले लें, आप तहरीक इंसाफ का टेस्ट होगा, और टेस्ट ये होगा क्योंकि तहरीक इंसाफ इस अलायंस में सबसे बड़ी जमात है और सबसे ज़्यादा मुश्किल में भी तहरीक इंसाफ है। उनका कितना वर्कर निकल के इस अलायंस में जलसे जुलूसों में आता है, ये देखना है। और जो क्रैकडाउन होगा, अगर क्रैकडाउन होता है तो क्रैकडाउन का सबसे प्राइम टारगेट तहरीक इंसाफ खुद बनेगी इसका। तो क्या उस अलायंस की खदोखाल अभी हमें नहीं पता, उस अलायंस के जो एजेंडा है वो हमें नहीं पता। क्या वो एजेंडा सिर्फ कन्फाइंड रहेगा कि जी ये इंतखाबात फ्रॉड थे और नए इंतखाबात कराए जाएं, या एक ब्रॉडर वो होगा? देखिए, PNA का एजेंडा जो था 77 में वो बहुत लिमिटेड था, उनका सीधा सीधा था कि जी इलेक्शन वो है और ये गवर्नमेंट जो है जाए। MRD का एजेंडा बहुत मुख्तलिफ था, MRD का बहुत बड़ा वसी इत्तेहाद था MRD, और इसीलिए वो सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल भी रहा इसमें। PDM आप देखें कि PDM में इख्तलाफ किस बात पे हुआ, PDM के अंदर और पीपल्स पार्टी में, कि जी पहले रेजिग्नेशन दी जाए या पहले लॉन्ग मार्च किया जाए। तो अब देखना ये कि इस अलायंस के खदोखाल क्या होते हैं। अब अगर जमात इस्लामी इसका हिस्सा बनती है और जमात इस्लामी तो वो और PTI के दरमियान एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है माजी में। इसमें बल्दियाती इलेक्शन ले लें, वो तो कौमी इंतखाबात में भी साथ जाना चाह रहे थे। तो असल चीज़ ये है कि देखना इस चीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, PTI वालों के लिए और इवन JUI वालों के लिए ख़ास तौर पे, और दूसरी जमातों के लिए, वर्कर के लेवल पे एक दूसरे की एक्सेप्टेबिलिटी इस वक्त थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि PTI का वर्कर सारी पूरी पिछले चंद सालों में मौलाना डीजल के नाम से मौलाना फजल रहमान को पहचानते रहे हैं। अचकज़ई के हवाले से उनके ख्यालात बड़े मुख्तलिफ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि ये चीज़ें कम हुई हैं, ख़त्म अगर नहीं भी हुई हों, तो हमें सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि जब ये फॉर्मल मूवमेंट लॉन्च होती है, क्या ये प्रॉपर एक मूवमेंट होगी जिसका एक लंबा लाएमल आएगा कि जी इस दिन हम जलसा करेंगे, इस दिन धरना करेंगे, इस दिन हम हड़ताल करेंगे, या ये महज एक लॉन्ग मार्च होगी इस लाहौर या कहीं से भी, या पेशावर से टू इस्लामाबाद, और उसके बाद वहाँ धरना होगा, और फिर हुकूमत का रद्दअमल इस पे क्या होगा। हुकूमत बाय फोर्स इसे रोकना चाहेगी, या हुकूमत जो है वो अलाउ करेगी कि जी धरना कर लें, आप जलसा कर लें, जुलूस कर लें। तो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। गवर्नमेंट का ओवर रिएक्ट तहरीक जान पकड़ जाती है अगर गवर्नमेंट ओवर रिएक्ट करती है, तो हुकूमत को भी देखना पड़ेगा कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। ओके भट्टी साहब, इससे पहले कि मैं एक ब्रेक लूँ, एक चीज़ ज़रूर बता दीजिएगा। पॉपुलर लीडर्स की अभी हम बात कर रहे थे और तहरीक इंसाफ का जिक्र हुआ, तो ये जो आज फोकल पर्सन्स का ऐलान हुआ है तहरीक इंसाफ के, इसमें से शेर अफजल मरवत क्यों निकाल दिए गए? 3 दिन पहले तक तो वो 3 कमेटी में शामिल थे और वो तो 12 लोगों की लिस्ट निकाल रहे थे, आज तो वो खुद ही लिस्ट से निकल गए। जी मैडम शेख, इसकी वजह पार्टी कोर कमेटी यानी कराची के फिरदौस शमीम नकवी साहब हों, रऊफ़ हसन साहब हों, बैरिस्टर गौर हों, हामिद ख़ान हों, और या कोई और हो,
ये 6 लोगों ने उनकी कहा कि वो ज़रूरी हैं, बहुत अच्छे होंगे, बहुत पार्टी के लिए ठीक होंगे, लेकिन प्लीज़ उनको इससे निकालें। नंबर 1। नंबर 2, ये तासुर ये पार्टी में कोर कमेटी में है कि शायद वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। नंबर 3, ये भी है कि शेर अफजल मरवत साहब को ख़ुद बताते हैं कि उन्हें इमरान खान साहब ने कहा कि हामिद खान या 1-2 और बंदों के बारे में कहा कि आपने इनके ख़िलाफ़ नहीं बोलना, लेकिन वो उनके साथ भी लड़ाई हुई। नंबर 3, जो मीटिंग्स इमरान खान के साथ होती थीं उसके बाद होता था कि जो मिल के आते थे वो आके बाहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और मुख्तलिफ मैसेजेस देते थे कि इमरान खान साहब ने ये कहा। अब तहरीक इंसाफ ने कहा है कि जो कुछ ये 3 तय करेंगे, इमरान खान से जो मिलेंगे, अगर उसका कोई पार्टी का हुआ तो वो रऊफ़ हसन साहब करेंगे। तो अलाइन की चीज़ों को और फिर शेर अफजल पहले ये काम शेर अफजल मरवत साहब कर रहे थे ना, मतलब कहीं ना कहीं खान साहब नहीं ट्रस्ट कर रहे मरवत साहब पे। जी ट्रस्ट कर रहे हैं अभी तक तो इमरान वो बड़े उन्होंने कहा है कि आपका काम है टू मोटिवेट करना, इज्तिजाज, सड़कों पर जलसा, जलूस, रैलियाँ, ये सारा उनको दे दिया है। उनको कहा है कि आप ज़रा इससे फोकस हटाएं, थोड़ी सी लड़ाइयाँ कम करें और थोड़ा सा ये मुश्किल वक्त गुजारें। उनको भी बड़े गिले हैं और नेक्स्ट वीक वो भी मिलने जा रहे हैं इमरान खान को। वो भी मिलने जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त ये पार्टी बाकी 6 के 6 जीत गए। में तो अलीना इस वक्त पार्टी में एक ये डिबेट हो रही होती है, मेरे ख्याल से ये पब्लिकली आके नहीं कर रहे होते, लेकिन डिबेट ये हो रही होती है कि प्लांटेड एजेंट कौन है। एक दूसरे पे शक का इजहार किया जा रहा होता है कि फलाना जो है वो किसी से मिला हुआ है और वो शायद कोई हाथ कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। शेर अफजल मरवत उस वक्त जो है बड़े एक्टिव थे जब सारी पार्टी के मेंबर्स जो हैं वो या तो अंडरग्राउंड थे या फिर अपने घरों पे बैठे हुए थे। तो जब वो एहतजाज के लिए निकलते थे और खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक उन्होंने एहतजाज किया तो उस वक्त तो किसी ने उंगली नहीं उठाई क्योंकि उस वक्त उनकी ज़रूरत थी। लेकिन आज वो लोग ये कहते हैं, जो एक पीटीआई में एक धड़ा है वो ये कहता है कि ये जितनी आसानी से फ्रीली जितना घूम रहे थे तो यकीनन इनको किसी न किसी किस्म की सपोर्ट थी। और जो कुछ मसला भी हो गया था ना, उनके साथ कोई बंदा अटैच था उनके सोशल मीडिया का या पता नहीं कौन, उससे मुताल्लिक कहा जा रहा था कि ये कोई इसकी एफिलिएशन है शायद ताकतवर हलकों में। शेर अफजल मरवत साहब को कहा कि आप अपनी सोशल मीडिया टीम प्लीज़ इसको ख़त्म करें और अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको ख़त्म करें। और वो उन्होंने पार्टी के अगेंस्ट उन 6 लोगों के अगेंस्ट लॉन्च की हुई थी। कोई साथ उनके एफिलिएटेड भी था जिससे मुताल्लिक बात हो रही थी, शहजाद नहीं, लेकिन मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं तो एक तरफ तो ये कहा जाता है कि अगर वो इतना फ्रीली मूव कर रहे थे तो शायद वही प्लांटेड हैं और इसीलिए उनको ये फ्री मूवमेंट की इजाजत थी, बाकी हम तो जो है वो ट्वीट भी नहीं कर सकते थे। शेर अफजल मरवत साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैंने हिम्मत दिखाई, मैं सड़कों पे निकला, मैंने एहतजाज किया और अब क्योंकि वो जो लोग अंडरग्राउंड थे वो भी सारे बाहर आ चुके हैं तो उनसे मेरी पॉपुलैरिटी हजम नहीं हो रही है और मैंने जो कुर्बानी दी और मैंने जो जुर्रत दिखाई उस वक्त उसका तो मुझे बेनिफिट मिल रहा है और इसीलिए मैं इमरान खान से करीब हूं, लेकिन दूसरों से ये हजम नहीं हो रहा। तो ये डिबेट चल रही है, एक दूसरे पे इल्जाम फाइटिंग है थोड़ी सी। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफिज।